पोल के नतीजे भी काफी कंफ्यूजिंग रहे हैं, तो आज तय हो जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड में किसका होगा राज तिलक। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हुई। आज शनिवार सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के नतीजे आज शनिवार को ही घोषित होंगे और केरल के वायनाड में भी प्रियंका गांधी की किस्मत का फैसला होगा। 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र के नांदेड़ और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भी हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर भी रिजल्ट देख पाएंगे और बाकी मैं आज दिन में डीएलएस न्यूज पर भी आपको अपडेट करता रहूंगा। वहीं चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी नियुक्त किए पर्यवेक्षक, किन किन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, तो जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए इलेक्शन के बाद अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए पहले अच्छी खबर तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए सरकार पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारे भारत में शासन व्यवस्था का काफी अहम हिस्सा है और अभी गाँव की पंचायतों की आय काफी कम है। ऐसे में अब केंद्र सरकार पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए नया प्लान बना रही है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त आयोग के साथ मिलकर राज्य वित्त आयोगों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया और इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी देश भर की ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति से औसत आय मात्र 59 रुपए है। हालांकि इन अधिकांश राज्यों ने पंचायतों के अपने संसाधनों से आय बनाने के लिए नियम बना रखे हैं, बाकी कुछ राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। तो अब किस तरह के नियम बनाए जाएंगे, इसको लेकर सरकार की ये प्लानिंग भी आप देख सकते हैं। देश भर की पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे कि गाँव का विकास और बेहतर तरीके से हो सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा $5 अरब का प्रोत्साहन और इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करेगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा ये नई योजना तैयार की गई है, जिसके मुताबिक साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक देश का मुंबई शहर बना पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का 14वां सबसे महंगा आवासीय बाजार, जहां प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज्यादा है। सिर्फ इस साल 2024 की तीसरी तिमाही में भी मुंबई में लग्जरी संपत्ति की कीमतों में 11.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं सरकार का एक और प्लान, टमाटर से बनेगी शराब, किसानों की मौज होगी। सरकार ये भी नया प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा टमाटर की कई बार कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार बहुत कीमतें गिर जाती है, तो किसान भाई लोगों को काफी नुकसान होता है ना। तो अब सरकार का प्लान है, जैसे अंगूर जो वगैरह से शराब बनाई जाती है, वैसे ही टमाटर का इस्तेमाल भी अब वाइन इंडस्ट्री में किया जाएगा शराब बनाने के लिए। चलिए खबर है चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी के बीच आने वाले बजट 2025 में मध्यम वर्ग को सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। वेतन भोगियों का बोझ कम करने पर भी विचार मंत्रालय की तरफ से टैक्स की इस तरह की नई व्यवस्था और स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। माल ढुलाई और यातायात के लिए अब शहरों में अलग अलग सड़कें बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सिटी लॉजिस्टिक प्लान भी बनाया है, ताकि शहरों में प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटा जा सके, और इसलिए सरकार का प्लान है दिल्ली और बेंगलुरु शहर में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की जाएगी सबसे पहले। चलिए बड़ी खबर है, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटेंगे या नहीं। इस मुद्दे पर 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी ये मांग की जा रही कि इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए। तो देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर क्या फैसला आता है। वहीं बड़ी खबर है, साइबर ठगी पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराध धोखाधड़ियों के लिए किया जा रहा था, तो DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेते हुए इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। वैसे अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। 6 घंटे के भीतर टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी घटना की जानकारी। दूरसंचार अधिनियम के नए नियमों के तहत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, फिक्की के अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि साल 2027 तक हमारे देश में 40 लाख महिलाओं को मिल सकेंगे रोजगार के अवसर, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी अनोखी पहल शुरू की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समारोह में कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग उद्योगों के नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान आधारित इकोसिस्टम के लिए किया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, रक्षा समिट 2024 के आयोजन में इसरो के चेयरमैन का कहना है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को हर किसी तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना बॉर्डरलेस हेल्थ नाम से नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। विकसित भारत की कल्पना के तहत साल 2047 तक देश के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने और कैशलेस इलाज को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये रक्षा समिट 2024 के दौरान इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसके मुताबिक प्लान है लोगों को कहीं से भी कभी भी मोबाइल पर भी हेल्थ सर्विस मिल पाएगी भारत में जल्दी आने वाले समय के दौरान, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम आवास योजना को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब इन 4 कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ, और आवेदन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी देने होंगे। एक तो इसमें आय की लिमिट तय की गई है। शहरी आवास योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा है, और वो कौन सी 4 श्रेणी है, सिर्फ इन लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न वर्ग और 9 लाख रुपए तक की आय के वार्षिक वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आय है तो उन लोगों को अब ये पीएम शहरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और भी सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की जॉब्स एट योर डोर स्टॉप की रिपोर्ट। अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों की पहचान भी की गई, और हमारे देश के वो 6 ऐसे राज्य हैं जहां जॉब लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाती है। उनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और भी देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट की ज्यादा जानकारी। चलिए खबर है आयुष मंत्रालय का देशव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान नाम से 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद होगी। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के तहत पर्यटन मंत्रालय 26 से 29 नवंबर तक असम राज्य के काजीरंगा में आयोजित करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण भी है। वही देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन वियंतियाने में अपने जापानी और फिलीपीन समकक्षों से भी मुलाकात की। चलिए भारतीय सेना के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अब चीन बॉर्डर तक जाएगी ट्रेन। 169 किलोमीटर रूट पर पिलर लगने का काम भी शुरू हो चुका है और इस नई ट्रेन सेवा के जरिए भारतीय सेना चंद घंटों में सीमा पर सप्लाई पहुंचा सकेगी हथियार वगैरह की, क्योंकि अब चीन की सीमा तक पहुंचेगी ये ट्रेन। अभी सड़क से जाने में 16 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन अब मात्र 3 घंटे में सेना के जवान चीन बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। वही देखिए बड़ी खबर, अब यूपीआई से कर सकेंगे एफडी का भी फटाफट भुगतान। सुपर मनी ने लॉन्च किया पहला एफडी ऑन यूपीआई प्रोडक्ट भी, तो अब आप अपने एफडी का पेमेंट भी यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा नाम से नया अभियान शुरू किया। बोले कि दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को 6 फ्री सुविधाएं दे रही, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा बस और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना। तो केजरीवाल का कहना है कि इन फ्री रेवड़ियों के लिए सर्वे किया जाएगा कि दिल्ली के लोग कितने खुश हैं इन योजनाओं से। वहीं खबर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में अप्रवासी कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर चला बुलडोजर। जेडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई की। पीड़ित बोले कि हम 90 के दशक में वापस आ गए। और छत्तीसगढ़ में देखिए 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद इंडियन आर्मी के जवान जश्न मनाते हुए। जनवरी से लेकर अब तक इसी साल 207 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों ने। और यूपी वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर भी खबर आ रही कि ज्ञानव्यापी में सील बंद वजू खाने के सर्वे की मांग की गई। हिंदू पक्ष बोला 15 मुकदमे हाई कोर्ट ट्रांसफर करके एक साथ सुनवाई करें। अब सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को एक नोटिस जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को दी है। चलिए खबर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा तंजानिया बनेगा कंट्री पार्टनर, उड़ीसा होगा सहयोगी राज्य। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा, यानी ये आयोजन 18 दिन तक चलेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी जो अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद विवाद हुआ था, आपको पता होगा, तो इस मामले की भी सुनवाई कोर्ट में बहस पूरी हुई। अब 30 तारीख को फैसला आ सकता है। वक्फ बोर्ड ने भी जवाब दिया। अब देखते हैं जिला कोर्ट की तरफ से फैसले में क्या आदेश सुनाया जाता है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बिहा को पाकिस्तान से मिल रहे हथियार। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एर्स डल्ला मास्टरमाइंड है, पंजाबी लड़ाकों को कनाडा में टेररिस्ट बना रहा है। और खेल समाचार से खबर है आईपीएल 2025 14 मार्च से शुरू होगा। 25 मई को खेला जाएगा फाइनल मैच। टीमों को 3 सीजन का शेड्यूल मिला है। सभी देशों ने अपनी सहमति भी दी। वही खबर है दोस्तों बांग्लादेश में देखिए हिंदू रैली में जा रही एक बस पर हमला हुआ, 20 लोग घायल हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हुआ था ये रैली का आयोजन। बांग्लादेश में अभी हिंदू काफी परेशान हो रहे हैं। खबर है सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 के सेट पर अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रहेगी। कंटेस्टेंट और क्रू मेंबर करेंगे स्टील की बोतल का यूज। वही देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ। बोले कि भोकाल बचा देंगे। फैंस में काफी जोश भी रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में पंजाबी सिंगर दिलजीत का भी ये कॉन्सर्ट हो रहा है। चलिए बड़ी खबर है सभी देशों के पास हो वीटो का अधिकार। यूएन में भारत ने ये प्रस्ताव भी रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी